सर बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं सर, इस बार तो लंबे समय के बाद। बताएं सर, कल किस बात से प्रसन्न हुए अमेरिकी बाजार? ऐसा क्या जेरोम पावेल साहब ने कह दिया सर? अनिल जी देखिए, एक तो है जो हमने सितंबर में भी कहा था कि ये डॉट प्लॉट पे आप ज्यादा रुझान मत दें। जो डॉट प्लॉट देते हैं वो उसमें कहा गया था कि एक बारी रेट हाइक लगभग तय है इस साल के अंत तक। उससे मार्केट बहुत विचलित हो गए थे। तो कल उन्होंने स्ट्रेट अवे पावेल ने कहा कि देखिए, डॉट प्लॉट लोगों का निजी एक आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव है, और उससे क्या होता है कि डॉट प्लॉट की जो फोरकास्टिंग एबिलिटी है वो डिके हो जाती है समय के साथ। तो ये नजरअंदाज उन्होंने किया अपने ही डॉट प्लॉट को, जो एक 18 लोग जो वोट करते हैं एफओएमसी में, उनका प्रोजेक्शन रहता है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे, जीडीपी कहाँ जाएगा, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा। तो सितंबर के डॉट प्लॉट को उन्होंने कहा उसकी तरफ आप ज्यादा नजर मत घुमाइए। ये बहुत पॉजिटिवली देखा गया। तो इससे क्या हुआ, मार्केट का जो सोचना था कि इस साल तो रेट हाइक नहीं लगते, अगले साल भी नहीं लगते, शायद रेट हाइक का जो अभी चलन था खत्म हो गया। 11 रेट हाइक हो गए 18-19 महीने के बाद। इस रेट हाइक साइकिल का खात्मा हो गया। तो इससे मार्केट्स ज्यादातर बढ़े अनिल जी। मगर साहब, क्या एक बार के लिए ये मान लिया जाए कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ने अमेरिकी बाजारों में जो शॉर्ट टर्म टॉप बना दिया है और अमेरिकी बाजार जितना गिरने थे गिर चुके हैं, अब नई मंदी बाजारों में और नए टॉप बॉन्ड इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स में जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे? क्या यह समझना ठीक है? अनिल जी, 5% का लेवल 10 साल के लिए बहुत खतरे का लेवल था, क्योंकि वो बहुत कोरिलेशन है उसका। स्टॉक मार्केट भी गिरता और बॉन्ड मार्केट की तो हवा टाइट हो ही रही थी। तो ओवरऑल जिस तरह से 10 साल का पेपर गिरा है, 5% का स्तर छू के वापस लौटा है, वो अच्छा है। और यहाँ से क्या है, कल दो पॉजिटिव न्यूज आए। एक तो उनका जो हमारे यहाँ भी जैसे आरबीआई बताते हैं कि सरकार का जो डेट रेजिंग प्लान क्या है, और उसके साथ हम देखते हैं मार्केट मूविंग रहता है। कल वो ट्रेजरी का वो निकल के आया डेट रेजिंग अमाउंट, और इस क्वार्टर के लिए, आखिरी तिमाही के लिए, और वो $75 बिलियन लगभग कम था अनुमान से। वो बहुत पॉजिटिव रहा बॉन्ड यील्ड्स के लिए। और साथ में पावल का जो वक्तव्य रहा वो काफी डविश रहा। यही देखा गया कि यहाँ से रेट नहीं बढ़ने चाहिए। डॉलर थोड़ा सा कम हुआ और बॉन्ड यील्ड्स काफी नीचे आए। तो ओवरऑल लग तो यही रहा है कि यहाँ से ये टॉप बन गया है, और यहाँ से रेट्स थोड़े एक समतल रहेंगे और फिर गिरेंगे सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से। जो फ्यूचर्स मार्केट दिखा रहे हैं, फेड के फ्यूचर्स मार्केट दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि दूसरे हाफ में अगले साल जून जुलाई के करीब पहला रेट कट आता है, और 2 से 3 रेट कट दिसंबर तक आ सकते हैं, जिससे कि यूएस का रेट 4.25 से 4.5% पहुंच जाएगा दिसंबर के अंत तक अगले साल के। तो ये अब अनुमान है, ये मार्केट की सोच है, ये कॉन्सेंसस है, आप पकड़ सकते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि फेड के जो फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं अनिल जी, वो नहीं चल रहे। उन्होंने बहुत सामने से कह दिया, देखिए आप न्यूट्रल रेट हमसे पूछते हैं, हमें नहीं पता, किसी सेंट्रल बैंक को नहीं पता, बाद में ही हम देखेंगे कि ये न्यूट्रल रेट था। तो ये न्यूट्रल रेट बहुत अहम रहता है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी बैलेंस में है, ये पता चलता है। और फेड का फोरकास्टिंग मॉडल होते थे जो बताते थे किस तरह से न्यूट्रल रेट के करीब हैं हम, उससे ऊपर हैं, नीचे हैं। अब ये कह रहे कि मॉडल टूट चुके हैं, हम मीटिंग दर मीटिंग केयरफुली डेटा ड्रिवन वे में चलेंगे। इससे क्या होता है कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये डेटा ड्रिवन है। तो हर डेटा के ऊपर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्योंकि मार्केट ये अनुमान लगाता है कि अब ये क्या करेंगे। अगर ये कह देते कि देखिए मार्केट ये दर्शा रहा है कि अगले साल के दूसरे छमाही में रेट कट आते दिखते हैं, हमें भी लगता है कि सॉफ्ट लैंडिंग है, हमारे मॉडल ये कह रहे हैं कि यहाँ से और रेट नहीं बढ़ाने चाहिए,
और ये इतना वक्तव्य अगर आ जाता तो मार्केट को बहुत प्रोत्साहन मिलता। अब क्या है, 13 दिसंबर के आते आते तीन आपके पास डेटा पॉइंट बड़े आ जाएंगे, दो जॉब्स का और एक इन्फ्लेशन का, साथ में और डेटा पॉइंट्स आएंगे तो मार्केट थोड़ा सा हिलेगा। फिर 31 जनवरी का अगला पड़ाव है, तब तक तीन चार डेटा पॉइंट आ जाएंगे, थोड़ी गहमा गहमी यूएस इलेक्शंस की आ जाएगी। तो हर डेटा पे मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है सेंट्रल बैंक के ऐसे रुझान से। ये बेसिक अगर आप प्रॉब्लम पूछें मार्केट वॉलेटिलिटी की, ये सेंट्रल बैंक का फोरकास्टिंग मॉडल टूटना, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लैक करता है अपने में। और तीसरी बात यह है कि अगर आप डेटा ड्रिवन है तो हर डेटा पे मार्केट ज्यादा मूव दे रहा है, वो कम होने की गुंजाइश आएगी 31 जनवरी की बैठक के बाद ही, जब हम तय कर लेंगे कि अच्छा 4 बारी अब इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, अब रेट हो चुका। आज हम कह सकते हैं कि रेट इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बट इसका कोई मायना नहीं है क्योंकि डेटा ड्रिवन है फेड। तो अगर डेटा किसी तरफ जाता है वो बदल भी सकते हैं, खिड़की उन्होंने खोल के रखी हुई है, और इसके चलते मार्केट को भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसराइल हमास के बीच में जो ये तनाव चल रहा है तो उसमें कहीं सुलह समझौते में बग्गा साहब काफ़ी बिजी रहे हों। अगर वहाँ बिजी थे तो भी बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ, वहाँ नहीं कहीं और बिजी रहे तो ये बताइए इन दोनों के बीच में सुलह समझौता कब और कैसे होगा, क्योंकि लोग थोड़े डरे हुए तो यही है ना कि हो क्या रहा है, आगे क्या होगा। ज़रा समझाएं सर, ये सिचुएशन कब ठीक हो सकती है या कितनी ख़राब हो सकती है। अनिल जी देखिए, भारत के लिए सिचुएशन तभी खराब होगी अगर तेल की कीमतें और बढ़ेंगी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ेगा अमेरिका में पॉलिसी मिसस्टेप। ये दो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा रिस्की डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। अब रही बात इसराइल हमास की, तो है तो बड़ा खेदजनक डेवलपमेंट है। और इसमें ये कितना और बढ़ेगा, जंग तो चल रही है पिछले 75 साल से, और यह है कि इंटेंसिटी बढ़ी है। इसराइल गाजा का जो स्ट्रिप है उसको दो में सेपरेट कर देगा, और पहले जो नॉर्दर्न गाजा है वहां पे इजरायली टैंक ऑलरेडी तैनात है। गाजा सिटी अगले एक दो दिन में उनके काबू में आ जाएगा, और फिर हमास के जो फाइटर्स है उनका सफाया किया जाएगा। यहाँ से बढ़ सकता है क्या युद्ध? मुश्किल है, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो मतलब होगा कि ईरान डायरेक्टली आता है, तो फिर ईरान वर्सेस अरब देश जो उनका म्यूचुअल डिस्ट्रेस है उसके कारण मुश्किल है ईरान को सस्टेन कर पाना। तो गुंजाइश तो कम है, बट यूक्रेन में पूरा दुनिया गलत था, लगा नहीं था कि यूक्रेन इतनी देर तक होल्ड कर पाएगा या रशिया इतनी देर तक यूक्रेन का कैंपेन चलाता रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी रहती है, एक लो प्रोबेबिलिटी आउटलायर इवेंट की, कि जो सोचा नहीं वो हो जाए, कि ईरान डायरेक्टली आ जाए या ईरान मिसाइलें दागे इसराइल के ऊपर, या इसराइल ईरानी जो उधर प्रॉक्सी है हिजबुल्ला वगैरह उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन कर दे लेबनान में। ये सब आउटलायर इवेंट हैं अभी, लगता नहीं कि होंगे, बट इसराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गया जिस तरह से इतनी बर्बरता से हमला किया गया उनके सिविलियंस पे, और इतने बड़े मात्रा में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। तो वो इनके लिए अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालना मुश्किल है, और ये इतनी जल्दी नहीं एंड होगा जब तक हमास को पूरे गाजा से वो खदेड़ नहीं देंगे, तब ये एंड हो जाता है। वो लगेगा एक दो महीना उसमें, और फिर विश्व आगे बढ़ जाएगा। बट ये इतना बड़ा खतरा एटलीस्ट अभी दुनिया के लिए नहीं है। और तेल की कीमतें वो आपको दिखा रही हैं, तेल की कीमतें ज्यादा विचलित हैं अगले साल के स्लो डाउन से, बनिस्पत इस पे के मिडल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा फैलाव हो जाए इस घटना का।